जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, नमस्कार मित्रों, बड़े हर्ष की बात है आज हमारे सामने यूपी पीसीएस 2018 के टॉपर, हिंदी माध्यम के टॉपर विपिन कुमार शिवहरे जी है, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदी माध्यम में संस्कृत के साथ 4th रैंक, चौथी स्थान प्राप्त किए। ये हम लोगों का और पाणिनि क्लासेज का सौभाग्य है कि विपिन कुमार शिवहरे जैसे मेहनती, परिश्रमी, लगनशील, लेबोरियस, जितना भी इनके बारे में कहा जाए वो हमारे लिए शब्द बहुत ही कम है। इनकी कर्मठता मैंने तब देखा जब ये मेरे पास पढ़ने के लिए आए, तो इन्होंने सीधा कहा कि सर मुझे यूपी पीसीएस ही करना है। मैंने कहा भैया यूपी पीसीएस बहुत ही टफ है, यूपीएससी ज़्यादा आसान है, कर लो। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मुझे संस्कृत ही पढ़ना और संस्कृत के साथ ही यूपी पीसीएस करना है। तो मित्रों, इनकी जीवटता, कर्मठता देखने ही लायक थी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं भाई, जब आप मेहनत के लिए तैयार हो तो फिर आप ले सकते हो, परंतु मैं तो सलाह देता हूँ कि आप जितना यूपी पीसीएस में मेहनत करते हो उसका यदि आप 50% भी करोगे तो आईएएस आराम से बन सकते हो। किंतु इनकी जीवटता ही उन्हें यहाँ तक ले आया, इनकी विशिष्टता ही, इनकी शिष्टता ही विशिष्टता का परिचायक है। मित्रों, ये जो बताने के पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ इनके बारे में कि विपिन कुमार शिवहरे जी उत्तर प्रदेश जालौन डिस्ट्रिक्ट का एक बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहाँ एक छोटा सा गांव है अमीटा। उस छोटे से गांव से निकलकर ये पूरे भारतवर्ष में फेमस हो गए। अब ये सोचिए, किसान परिवार से है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। मैं बताने में हिचकिचाहट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि गरीबी सबसे बड़ी चीज़, लेकिन इन्होंने गरीबी, दयनीयता को आगे एक दरकिनार करते हुए यहाँ तक टॉपर बने। इतना ही नहीं, इन्होंने बैंक आदि की सर्विस करते हुए 10 साल बिताए, फिर भी उन्होंने 2017 में आकर के सिविल सेवा में आने का मन बनाया और इन्होंने वह कमाल करके दिखाया जो कोई लोग सोचते रहते हैं। कुछ सर्विस वाले सोचते हैं कि अरे मेरे पास टाइम नहीं है। इन्होंने वो समय निकाल दिखाया। ये आप लोग के सामने एक मिसाल है। इनका कभी भी संस्कृत बैकग्राउंड नहीं रहा था, बिल्कुल ही नहीं। इन्होंने जीरो हलंत रिसर्च से स्टार्ट किया, तो खुद आपके बारे में बताएंगे। और विपिन जी के बारे में विशेष, ये इतने शिष्ट, इतने विशिष्ट है कि इनकी विनम्रता देखने लायक है। मैं कहता सामने में ही, लेकिन मेरा हृदय से इनके लिए शब्द निकल रहा है मित्रों, ये कितने मतलब ये सज्जन है। तो लोग कहता है कि महताम ही समीक्षते, अर्थात बड़े लोगों का उसका विचार ही सबसे बड़ा था, श्रद्धावान दलते ही ज्ञानम। तो मित्रों, आज आपको विपिन जी आप लोगों के सामने संस्कृत में अपना अनुभव शेयर करेंगे, इसके साथ जीएस, एसे, निबंध, इंटरव्यू आदि की बात शेयर करेंगे। यद्यपि मैं इनके बारे में बताना चाहूँ तो घंटों लग जाएंगे, किंतु समय बहुत कम है, इसलिए मैं संक्षिप्त रूप में इनके बारे में इतना ही बता के अब मैं विशेष रूप से विपिन शिवहरे जी को आपके लोग के सामने उपस्थित कर रहा हूँ। विपिन जी, सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शब्द कम है सर का धन्यवाद व्यक्त करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि माता पिता और गुरुजन, इनका जो एक ऋण है वो हम लोग उससे उड़न नहीं हो सकते, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और आप सभी लोग जो भी हमें देख रहे हैं, मेरा आप सभी को नमस्कार। सर से पहली जो हमारी मुलाकात थी वर्ष 2017 में हुई थी। तो जब मैंने सर से पहली बार मुलाकात किया तो बताया कि सर मैं नॉन संस्कृत बैकग्राउंड से हूँ, केवल 10वीं तक मैंने संस्कृत पढ़ी, जो कि बहुत अल्प होती है अपेक्षा। जब आप एक सिविल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों, उसमें एक जो विषय होता है उसका दायरा काफ़ी व्यापक होता है। तो मैंने सर को वो चीज़ बताई कि सर केवल मेरा इंटरेस्ट है, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मेरे पास केवल एक पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, एक इंटरेस्ट है और एक मैं मेहनत कर सकता हूँ, बाकी सर और कोई पॉजिटिव पॉइंट्स विशेष मेरे पास नहीं है सर। तो सर ने भी आश्वासन दिया कि यदि तुम मेहनत कर सकते हो तो मैं जीरो से हीरो तक बनाने में पूरा जो एक सहयोग है, पूरा जो एक मार्गदर्शन है, मैं करूँगा। और सर की जो एक उस समय जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति या जो एक सर की एक डिटर्मिनेशन मैंने देखी, तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं मेहनत करने को तैयार था। और लगभग मुझे लगा कि 4 से 5 महीने एक जो टाइम था पूरा सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का, उस लगभग उतना टाइम मुझे लगा। तो चूँकि मैं जॉब करता था, पिछले लगभग 10 वर्ष से मैं जॉब कर रहा हूँ,
पहले मैं भारतीय स्टेट बैंक शाखा सलेहा में पोस्टेड रहा हूँ लगभग 3 वर्ष, 2010 से 2013, और 2013 से मैं अभी तक एजी ऑफिस भोपाल, कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा द्वितीय, मध्य प्रदेश भोपाल में अभी एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पर मैं कार्यरत हूँ। तो मेरे पास समय बहुत कम था, थोड़ा बहुत अवकाश लेके कुछ समय सर के साथ नोट्स या कुछ मार्गदर्शन इस टाइप से चलता रहता था। तो जब सर ने शुरुआत कराई तो एक जो शुरुआत थी वो शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय और आगे कारक, समास, इस तरीके से शुरुआत हुई। तो धीरे धीरे जैसे पठती पठता पठनती, बहुत छोटे से सर ने शुरुआत कराई। चूँकि मेरा संस्कृत बैकग्राउंड भी नहीं था तो मैं बेझिझक सर से जो भी समझ में नहीं आता था मैं बेझिझक पूछता था। तो कुछ वाक्य ऐसे भी हैं कि कई बार मुझे क्लास में समझ में नहीं आया तो सर ने व्यक्तिगत रूप से बहुत ही सरल और सहज, एक विनम्र स्वभाव से सर ने मुझे अलग से समय भी दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत तेज़ी से जो एक एस्पायरेंट के अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है वो कॉन्फिडेंस आना एक थोड़ा सा एक शुरू हुआ। और जैसे सर ने बहुत शब्द रूप, धातु रूप, समास और जो बहुत बारीक चीज़ें थी, जैसे सु और जो यस है वो एक अनावश्यक है, समास में इसका उपयोग नहीं है। इस टाइप से बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि संधियाँ हैं और कारक हैं। धीरे धीरे बताते सर चले गए। लगभग 1.5 से 2 महीने में एक जो व्याकरण का एक दायरा था वो लगभग कंप्लीट हो गया। और उसके बाद सर ने जो भी साहित्य था, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, कठोपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता का 2य अध्याय, और जैसे क्रातार्जुनीयम, मेघदूत, नलचंपू, शिवराज विजयम, और भी जो साहित्य के जो भी चैप्टर्स थे, जो भी अध्याय थे, उन सर ने लगभग 1 से 2 महीने में उनका एक जो भी कंप्लीट सिलेबस वो मेरा करा दिया था। उसके बाद मैंने लिख के बार बार सर को दिखाया। कभी जैसे ऑफिस में रहा करता था तो सुबह शाम एक व्हाट्सएप करके सर को अपना जो लिखा हुआ था वो सर को भेज दिया करता था, तो सर उस पर चेक करके वापस से हमें भेज दिया करते थे। मतलब यूँ कहें कि सर ने मेरे, चाहे मैं सशरीर सर के साथ रहूँ, यहाँ पे दिल्ली में आ पाऊँ या ना आ पाऊँ, लेकिन सर ने हर समय यथासंभव जो भी एक मेरा मार्गदर्शन था वो जारी रखा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा यह द्वितीय प्रयास था। ये जो मैं इस बार पास हुआ हूँ मेरा द्वितीय प्रयास था। प्रथम प्रयास में भी मैंने संस्कृत विषय लिया था, लेकिन मेरे ऑल टोटल जो एक इंटरव्यू कॉल था वो लगभग 4 से 5 नंबर से लगभग रह गया था। तो काफ़ी दुख हुआ, निसंदेह एक मानव स्वभाव होने के नाते काफ़ी खेद था कि मेरा नहीं हो पाया। कम से कम इंटरव्यू कॉल ही आ जाता तो पहली बार में एक आत्मविश्वास जगता। लेकिन मैंने 1 से 2 दिन में अपने आप को रिकवर किया। सर ने मार्गदर्शन दिया, मेरे को साथी मित्र हैं उन्होंने मार्गदर्शन दिया, जैसे श्री आलोक कुमार पंकज, श्री योगेश कुमार गौर, मनोज कुमार जैसे जो हमारे साथी हैं बहुत अच्छे, जो कि आज वर्तमान में एक अच्छे पीसीएस ऑफिसर हैं। उन्होंने भी मेरा मार्गदर्शन एक सहयोग किया और एक तरीके से मेरे सपोर्ट किया। सर ने भी मेंटली बहुत सपोर्ट किया। और अंत में मैं फिर से एक रिकवर करने के लिए मैं तैयार हो गया। और जब 2018 का मैंने मेंस लिखा तो स्पेशली मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, तो मैं कुछ आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि सर्वप्रथम एक विषय तो ठीक था, विषय तो एक कंटिन्यू चल ही रहा था, GS4 जो कि GS 1, 2, 3, 4। तो जो GS4 था उसमें मैंने स्पेशली जो एथिक्स का पेपर है मैंने स्पेशली कुछ कोट्स संस्कृत के निकाले, कुछ सॉर्ट आउट किए। 15-20 कोट्स थे लगभग, जैसे कि कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जीवो जीवम जीवते, विद्या ददाति विनयम। इस टाइप से कुछ अच्छे कोट्स थे जो यथासंभव और यथास्थिति जिन्हें हम एक डिफाइन कर सकते थे, मैंने उनका प्रयोग किया। ये मेरा पहला एक एक्सपेरिमेंट था। हालांकि इस मामले में एक्सपेरिमेंट करने के पहले मैंने सर से एक बार मार्गदर्शन ले लिया था कि सर मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो सर ने कहा अच्छा है लेकिन यथास्थिति ही इनका उपयोग करना। और उसके बाद जो ऐसे जो कि निबंध का पेपर था उसमें भी मैंने जैसे सामाजिक अगर निबंध है, नारी उत्थान से संबंधित है तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस टाइप से जो कुछ अच्छे कोर्स थे वो कोर्स हमने यथासंभव यथास्थिति उनका उपयोग किया और उन्हें डिफाइन भी किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संस्कृत विषय का जो एक लाभ है वो लाभ केवल एक विषय के रूप में ही मुझे नहीं मिला, उसका लाभ मुझे GS4 में भी मिला, जो एथिक्स पेपर है उसमें भी मिला, और ऐसे जो कि निबंध है उसमें भी मिला। अब मैं थोड़ा सा जो एक प्रकाश है मैं डालना चाहूँगा GS 1, 2, 3। तो जो GS 1, 2, 3 जो पेपर है, 3 पेपर जो कि हैं GS के, तो मैंने जो है इसमें चूँकि मैं हिंदी माध्यम से हूँ तो जैसे सबसे पहले तो मैंने NCERT जो भी होती हैं सारी बुक्स, चाहे वो इतिहास की हो, भूगोल की हो,
अर्थव्यवस्था की हो, मैंने पहले वो तैयार किया ठीक से। उसके बाद कुछ एक दो बुक्स जो कि जैसे जिनसे हमारे कंप्लीशन एक हो जाए, एक जो ज्ञान है उसको बांध दिया जाए, तो उसमें जैसे ज्योग्राफी में महेश बर्णवाल जो कि एक पुस्तक है, और जैसे हिस्ट्री में इतिहास में जैसे कि एस के पांडे हैं, और अर्थव्यवस्था में से रमेश सिंह की जो बुक है, और पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की बुक है, और पर्यावरण में एक ब्लैक स्वान पब्लिकेशन की इराक भरूचा जिसके राइटर हैं, जैसे वो बुक है। तो मैंने बहुत संक्षिप्त किताबों को पढ़ा है। बस मेरा एक मंत्र ये रहा है कि कम किताबों को पढ़ना है लेकिन बार बार पढ़ना है, चूँकि ये मेरी एक मजबूरी भी थी, चूँकि मेरे पास समय कम था। मैं एक अपनी जागृत अवस्था का एक बड़ा समय अपने दफ्तर में अपने सहकर्मियों के साथ मैं व्यतीत करता था। लगभग कहा जाए कि सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक का एक समय था। अब उसके बाद मुझे बहुत कम समय मैं किसी तरीके से मैनेज कर पाता था। अपने क्या कहें सोने का समय काट के, या फिर जो भी हमारे बाकी ज़रूरी काम है उनका समय काट करके मैं अपने पढ़ने का बहुत छोटा समय मैनेज कर पाता था। तो मैं कोशिश यही करता था कि कम से कम पढ़ा जाए लेकिन अच्छा पढ़ा जाए, उसमें क्वालिटी हो, और लगभग मैंने वही अपनी रणनीति आगे रखी है। और यूँ कहें कि उसी रणनीति पर ही जो एक चलना हुआ हमारा, वही आज उसका जो परिणाम है काफ़ी सुखद है, सकारात्मक है, जो कि आपके समक्ष है। और इसके अतिरिक्त मैं एक साक्षात्कार के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो साक्षात्कार मेरा हुआ है, तो जैसे ही मैंने एक जो भी साक्षात्कार कक्ष होता है, मैंने जैसे ही प्रवेश किया तो जो इंटरव्यूअर थे, पहला क्वेश्चन मेरा यही था कि आपका वैकल्पिक विषय क्या रहा, आपका ऑप्शनल क्या रहा है। तो जैसे मैंने संस्कृत कहा तो एक उनके चेहरे पर एक जो मुस्कुराहट थी, एक जैसा भी उन्हें पॉजिटिविटी कुछ लगी हो, तो फिर उन्होंने एक एक करके क्वेश्चन पूछना संस्कृत से शुरू किए। तो जैसा कि मुझे याद है कि लगभग 30 से 40% क्वेश्चन कुछ जो कुल प्रश्न थे उसका 30 से 40% प्रश्न तो केवल संस्कृत से थे। जैसे कि आप कोई जो कालिदास हुए हैं, कविवर कालिदास हुए हैं, कुछ इनके जो भी नाटक हैं उनके बारे में बताओ। जैसे रघुवंश में किसकी स्तुति की गई है, तो रघुवंश में जैसे भगवान शिव और माता पार्वती की स्तुति की गई है, रघुवंश का पहला श्लोक सुनाओ। और इसके अतिरिक्त जैसे कि आप साहित्य के जो कुछ चैप्टर्स हैं या साहित्य में क्या क्या था, श्रीमद् भगवद गीता जैसे ही मैंने बोला तो उसमें बताया कि आपको कौन सा श्लोक अच्छा लगता है, उसकी व्याख्या करके बताओ आप। तो जब शुरुआत में एक संस्कृत से जब क्वेश्चन पुटअप हुए और उनका मैंने जिस तरीके से एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक मैंने जब उत्तर दिया ना, तो उससे एक मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, और एक आगे जो इंटरव्यूअर जो भी थे उनका आगे क्वेश्चन पूछने का एक सिलसिला बढ़ता चला गया। तो उससे मुझे लगा कि साक्षात्कार भी मेरा जो है एक अच्छे मोड़ की तरफ, एक सुखद मोड़ की तरफ जाता हुआ मुझे भी समझ में आया, एक कॉन्फिडेंस भी आया। तो यूँ कहें कि संस्कृत विषय ने केवल विषय के रूप में ही नहीं, बल्कि GS4 में भी और ऐसे में भी और लास्ट में जो है ना साक्षात्कार में भी, तो मतलब शुरुआत से लेके और अंत तक संस्कृत विषय ने मेरा सहयोग किया। और संस्कृत विषय को परिपक्व बनाने में शुरुआत से लेकर आखिरी तक श्री कैलाश बिहारी सर, जो कि आपके अभी समक्ष थे, सर ने पूरा सहयोग किया। और जिस एक कड़े परिश्रम, जितना कड़ा परिश्रम हमने किया है, मुझे जहाँ तक एहसास है कि सर ने भी उतना ही परिश्रम किया। मैं एक आध वाक्य आपको सुनाना चाहूँगा छोटा सा, कि जब मैं 2017 में जो मेंस की जब तैयारी कर रहा था, तो मैं 5-10-8 दिन की छुट्टी लेके मैं अवकाश लेके मैं आया हुआ था, दिल्ली आया हुआ था। तो मैं इतना ज़्यादा लिखता था, 4 से 5 घंटे लगभग लिखता था। तो सर ने स्पेशली बोल दिया कि आप जो है घर पे आके हमें चेक करा सकते हो। तो सौभाग्य से सर ने लगभग 8 से 10 दिन तो मुझे केवल घर में और केवल अकेले पढ़ाया, केवल इसलिए कि मैं शायद मेहनत कर रहा हूँ इसलिए। तो सर की जो एक सोच, ये सकारात्मक सोच है, या जो एक परीक्षार्थी के साथ जो मेहनत करने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो भी बहुत ही कारगर मेरे साथ सिद्ध हुई है। और मैं एक बड़े ही खुशी की बात है, बड़े हर्ष की बात है कि अभी जब सर से मेरी मुलाकात हुई तो मुझे पता चला कि सर जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसा कि अभी जब हम देख रहे हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि गांव देहात से बिलोंग करते हैं, और यहाँ दिल्ली में आके एक महंगे जो एक एकोमोडेशन है या महंगा यहाँ का रहना है, खाना है, उसको एफोर्ड नहीं कर सकते। सर ने उनको ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी चालू किया है। तो शायद जैसा कि सर ने अभी हमें बताया कि 6 अक्टूबर जो कि आने वाला है, मुझे लगता है 12 या 15 दिन बाद 6 अक्टूबर है, तो उससे सर एक शुरुआत कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की। जैसा सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरे ही कई साथी ऐसे, मेरे सहकर्मी मेरे साथ में, जो कि मेरे बैंक में रह चुके हैं, जो कि मेरे साथ अभी वर्तमान ऑफिस में भी हैं, उन्होंने भी एक दो बार इच्छा व्यक्त की कि मैं जा नहीं सकता हूं लेकिन मुझे संस्कृत लेना है। तो मुझे लगता है कि वो यदि वो मित्र, यदि वो सहकर्मी, वो साथी मुझे सुन रहे होंगे, तो ये भी उनके लिए एक अच्छी खबर है कि
सर ने इसकी शुरुआत कर दी है। तो आगे आशा करता हूँ कि आगे जैसे मैंने सर से बहुत कुछ मार्गदर्शन लिया, एक अपना एक उज्ज्वल भविष्य सर के मार्गदर्शन में जो एक निर्माण किया मैंने अपना, तो और भी जो परीक्षार्थी हैं और भी जो ऐसे एस्पायरेंट हैं जिनके अंदर बहुत एक अच्छा करने की या अच्छा जुनून जिनके अंदर है, कुछ अच्छा करने की क्षमता है, वो आप संस्कृत विषय को लेकर अपना जो एक आगे उज्ज्वल भविष्य उसका निर्माण कर सकेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ व्यक्तिगत स्तर पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कई बार मैंने अपने साथ में देखा है, कुछ जैसे मेरे साथ में पढ़ने वाले परीक्षार्थी थे, तो विषयों के चयन को लेके एक थोड़ा सा एक दुविधा जिसे कहें या एक असमंजस की जो स्थिति होती है, उसके बारे में कहना चाहूँगा कि यदि जो एस्पायरेंट मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे जैसा कि मेरा अनुभव रहा है, मैंने अभी देखा है पिछले 1-2 साल में, जो साहित्यिक विषय हैं इनमें जो एक मार्क्स देने की, एक मार्क्स पाने की जो एक तरीके से एक जो परंपरा देखी जा रही है, बहुत अच्छी है। मतलब यूँ कहें कि जो साहित्यिक विषय है ये नंबर अच्छे प्राप्त करने में काफ़ी सहायक हैं। तो ऐसे एस्पायरेंट जो कि यहाँ नहीं आ सकते, दिल्ली जैसे अच्छी जगह या जैसी जो महंगी जगह यहाँ नहीं आ सकते, वो एक साहित्यिक विषय लेकर के एक अपने एक अच्छे विषय के रूप में, चूँकि विषय एक ही है वर्तमान में, चाहे आप यूपीएससी ले लीजिए चाहे आप यूपीपीसीएस ले लीजिए, विषय चूँकि एक ही है तो विषय काफ़ी निर्णायक होता है। जब विषय एक होता है तो काफ़ी निर्णायक होता है, क्योंकि जीएस में मैंने जैसा कि देखा है, अपने जो भी हमारे साथी हैं उन सबसे समझा है कि जीएस में लगभग सारे जो परीक्षार्थी एक 19-20 के फासले पर रहते हैं। जिसने थोड़ा अच्छा लिखा ज़्यादा तो वो थोड़ा सा आगे है, बाकी जिसने थोड़ा कम अच्छा लिखा वो थोड़ा बहुत पीछे है। बहुत ज़्यादा एक अंतर नहीं होता है। एक बहुत अच्छा अंतर जो है ना, वो एक जो विषय है वो दिलाता है, विशेषकर चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो यूपीपीसीएस हो। तो ऐसे एस्पायरेंट जो विषय को लेकर दुविधा में हैं, वो मेरी बात को ज़रा एक गंभीरता से समझें, और अगर आगे इस बात को समझ करके आगे जो विषय का चयन करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें एक सफलता मिलेगी और बहुत अच्छा एक सुखद और सकारात्मक परिणाम होगा। और अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो भी परीक्षार्थी हैं, जो भी एस्पायरेंट हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा उनके लिए कि आप मेहनत का विकल्प मत खोजिए। यह सच्चाई है कि जो मेहनत है इसका कोई विकल्प नहीं है। हकीकत यह है कि एक परीक्षार्थी को जब एक लक्ष्य बहुत बड़ा हो, काफ़ी लक्ष्य विशाल हो और थोड़ा सा दीर्घकालीन हो, तो उस समय जो है मेहनत ही एक वो सहारा है जो आपको वहाँ तक ले जाएगा। तो मैं मेहनत के लिए एक बात बोलूँगा कि मेहनत, मेहनत और केवल मेहनत। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो भी परीक्षार्थी हैं और ख़ासकर सिविल एस्पायरेंट हैं, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पहला दामन मेहनत का, दूसरा दामन धैर्य का, पेशेंस। क्योंकि जब आप कई बार ऐसा भी होता है कि एक अच्छे कठिन परिश्रम या कड़े परिश्रम के बाद भी शुरुआत में सफलता अपना दर्शन नहीं देती है, मतलब असफलता का मुंह हमें मजबूरन देखना पड़ता है। उस परिस्थिति में खुद को एक मजबूत करने के लिए या खुद को फिर से तैयार करने के लिए, उसके लिए एक आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। तो दूसरा दामन धैर्य का, तीसरा दामन सकारात्मक सोच का, क्योंकि सकारात्मक सोच जो होगी वो आपको एक गंतव्य, सही जो आपका गंतव्य है, जो आपका लक्ष्य है, उसकी तरफ लेके जाएगी। तो सकारात्मक सोच जो कि तीसरा है। और चौथा सबसे ज़बरदस्त कारगर जो एक फैक्टर है, जो सबसे ज़बरदस्त कारक एक है, वो है दृढ़ इच्छा शक्ति। जो एक डिटर्मिनेशन है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो बहुत ज़बरदस्त कारक है। और मैं जहाँ तक कहूँगा, मेरी नज़र में इन तीनों फैक्टर से बड़ा फैक्टर जो है वो दृढ़ इच्छा शक्ति है। तो आप विश्वास कीजिए, यदि आप सिविल एस्पायरेंट हैं या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में की आप तैयारी कर रहे हैं और आपको सफलता लेनी ही है, आवश्यक ही है, तो आप इन 4 जो मैंने एक मूल मंत्र बताए हैं, आप निश्चित रूप से आप इनका दामन आप थामिए और सफलता आपको आज नहीं तो कल मिलेगी। और अंत में मैं अपनी जो मेरी सफलता है, जो मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, बहुत अल्प समय की तैयारी में यहाँ पहुँचा हूँ, तो उसका श्रेय जैसा कि अभी मेरे गुरुजी सर ने बताया है कि उनके मार्गदर्शन में हुई है। और मैं काफ़ी पिछड़े क्षेत्र से मैं आता हूँ, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र है, काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और उसका जो ज़िला जालौन है, उसका एक छोटा सा गांव अमीटा, में वहाँ से आता हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं, तो मेरे पिताजी ने किस विषम परिस्थितियों में मुझे पढ़ाया, इसका एहसास तो मुझे है, और शायद उन सभी बच्चों को होगा जो कि किसान परिवार में जन्मते हैं और बहुत ही निम्न जिनकी आय होती है, बहुत ही अल्प आय में जो अपने घर के खर्चे सारे मैनेज करते हैं। तो जो मेरे पिताजी का एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उनका एक जो मंत्र था, वो हमसे कभी कभी कहा करते थे, जब कभी हम किसी चीज़ में हिम्मत हारते थे, किसी कार्य में हम हिम्मत हारते थे, तो वो अक्सर कहा करते थे, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। मतलब आप हिम्मत मत हारो
और ईश्वर का दामन मत छोड़ो। ईश्वर का उनका तात्पर्य ये था कि जो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा है उसको मत छोड़ो। तो जो मेरे पिताजी हैं वो सबसे एक बड़े मेरे मोटिवेशनल मतलब मेरे एक सबसे बड़े प्रेरणादायक रहे हैं। मेरी माताजी जो कि बहुत ही सरल और सहज स्वभाव की हैं। मेरे गुरुजन सर जैसे जो हैं, और भी मेरे कई बचपन से गुरुजनों ने मुझे पढ़ाया है, जो जिनका मैं कभी अभी वर्तमान में नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वो सारे गुरुजन, और मेरे जो छोटे भाई बहन हैं और मेरी पत्नी जो है, इन सारे लोगों को मैं अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूँगा। और इसके साथ ही मेरा एक बहुत अच्छा ग्रुप है जिसमें श्री आलोक कुमार पंकज, डॉक्टर विश्वपाल सिंह, पंकज कुमार पांडे और योगेश कुमार गौर, रामकृष्ण भारद्वाज, गौरव मौर्य और भी कई साथी हैं। इन सारे साथी, लगभग हमारे सारे साथी ये पीसीएस ऑफिसर हो चुके हैं। मैं इनका जो समय समय पर इनका जो मार्गदर्शन था वो भी मुझे मिला, एक सकारात्मक ऊर्जा भी मुझे मिली। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि छोटे छोटे फैक्टर मिलके सारे एक बड़ी सफलता का एक निर्माण करते हैं आपके लिए। और इसी वाणी के साथ मैं, इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।